So today's discussion is about how secure is open source. I'll try to switch between English and Urdu where this is appropriate to take along my audience. जहाँ कोशिश होगी कि हम एम्फोसिस करें उन चीज़ों को थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की ताकि हम ऐसी ऑडियंस को भी रीच आउट कर सकें across Pakistan which really need to go beyond the jargons and really need to have a touch in phonology. So it's a very interesting phenomena that is open source so secure to be deployed at a various level for the critical applications, non-critical applications, and is it really secure to be used for every purpose and any purpose? So this is kind of a notion which we have to address today. So these are the major words which you can see across associated with the open source. It's free. We have an access to the code. It is used across the platforms as a culture. There is a community behind it. So these are the jargon of technologies, terminologies we see with the open source. And most of it is true that the power of open source is because of the huge community involvement, lesser cost of acquiring technologies and deployment, customization, community support. There's a huge broad base of the set of APIs जिसको हम customize कर सकते हैं अपनी उससे अपनी will से और अपने requirement के हिसाब से और जितने भी हमारे पास use cases हैं उसमें हमने देखा कि the versatility of applications and the platforms has empowered this whole notion of open source and engagement of open source technologies across the various sectors. So that's that. But is it really secure? So there are two sides of the argument. That is, open source is secure. तो एक तो नोशन ये है कि ओपन सोर्स बिल्कुल सिक्योर है और हमें बिल्कुल उसके की परेशानी की जरूरत नहीं है क्योंकि कम्युनिटी इवॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है और इसके सपोर्ट ज्यादा होती है, प्लेटफॉर्म से यूजर बहुत ज्यादा है, कंट्रीब्यूट करते हैं और प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल सिक्योर है. दूसरी तरफ ये है कि देयर इज नथिंग सिक्योर इन द वर्ल्ड, देयर इज नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड रादर. और हर जो चीज है उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है और मोस्टली जो टूल्स यूज किए जाते हैं उसकी देयर हैज टू बी कॉस्ट और कॉस्ट निकलती है डेटा हार्वेस्टिंग से. फॉर एग्जांपल अगर ओपन सोर्स एक प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं से एपीआईज थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी यूज कर रहा होगा और उन एपीआईज के साथ somehow डेटा पुल हो रहा होगा और दैट्स हाउ द प्लेटफॉर्म इज बैलेंसिंग इट्स ROI. And the people obviously who are contributing to the platform need a sustainable model as well. तो इस दोनों चीजों को हम साथ लेके चलेंगे कि इन दोनों चीजों में कितना इसमें तवाजुन है और ये कितनी ज्यादा आसानी से मतलब हम देख सकते हैं कि एक आर्गुमेंट को भी कुछ चीजें फेवर कर रही होंगी और दूसरे आर्गुमेंट को भी फेवर कर रही होंगी. लेकिन इससे पहले कि हम इन आर्गुमेंट्स को फर्दर देखें, मैं बेसिकली एक और चीज की तरफ आपका ध्यान चाहूंगा, वो है पर्पस क्या है कि हम ओपन सोर्स को यूज किस पर्पस के लिए करना चाह रहे हैं. क्या हम ओपन सोर्स को सिंपल डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं, कुछ ERP डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स करना चाह रहे हैं और वेबसाइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस किस्म का डेटा होस्ट करेंगे. तो द कोर ऑफ द मैटर इज कि किस क्वालिटी और किस नेचर का डेटा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म प्रोसेस करेगा वो ज्यादा मैटर करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम क्लासिफिकेशन क्लासेस की तरफ देखें तो हमारे पास अगर कुछ सिटीजन्स डेटा है, प्राइवेट डेटा है, पर्सनल डेटा है, तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसकी बेस पे हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो या किसी भी स्टेट या फॉर्म में प्रोसेस हो रहा हो. तो उसकी जो क्लासिफिकेशन लेवल्स हैं वो उसकी सेंसिटिविटी और क्रिटिकल नेचर है वो डिफाइन करते हैं. तो अगर हम क्या कहेंगे कि क्या हर क्लास के लिए ओपन सोर्स उतना ही रीजनेबल सिक्योर है, तो that's just one area which need to be addressed. Or secondly, there is nothing basically secure. There is something which is we call reasonably secure. तो वो reasonably secure किस पैरामीटर्स की बेस पे होगा, किन पैरामीटर्स की बेस पे होगा. तो अगर हम किसी भी डेटा को देखें, बेसिकली अगर एनालाइज करें कि जी हमने किस डेटा को प्रोसेस करना है किसी भी प्लेटफॉर्म से और उस डेटा की क्लासिफिकेशन कैटेगरी क्या है, क्या उसमें से कुछ पार्टली जो है वो PII की कैटेगरी में आ रहा है, कुछ सेंसिटिव डेटा है या कुछ से ज्यादा जो है वो पब्लिक डेटा है, रिस्ट्रिक्टेड डेटा है, इंटरनल डेटा है, और फिर उसके अगेंस्ट कोई अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स जो भी प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स हम यूज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस प्लेटफॉर्म ने क्या कोई अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स डिप्लॉय किए हुए हैं, कोई नॉन वल्नरेबिलिटीज मौजूद हैं. There's a huge open source community vulnerability platforms जहाँ पे हमारे पास
जो IOCs हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस के वो आते हैं, बहुत सारे लोग जो vulnerabilities आइडेंटिफाई करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर there's a huge community which is basically working to have shared pool of vulnerabilities, जहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में आते हैं. There are a lot of sources, जिस तरह से गूगल की डेटाबेसेस हैं, इसके अलावा CVE की डेटाबेसेस हैं, जहाँ पे हमारे पास vulnerabilities पूल इन होती हैं, और हमारे पास एक ओपन सोर्स, मेरे ख्याल से जो साइबर सिक्योरिटी में जो टूल्स की अगर लिस्ट निकाली जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द टूल्स इन कंट्रास्ट टू अदर एरियाज जो हैं वो ज्यादा ओपन सोर्स हैं. फॉर एग्जांपल OWASP जो टॉप 10 है, उस वो कम्युनिटी ड्राइव ही ज्यादा ओपन सोर्स टूल्स या फ्रेमवर्क्स की बेस पे होती है. सो इसमें भी अगेन मैं सिर्फ कंज्यूमर एंड की बात करूंगा, जो कि जिस तरह से हम इसको यूज करना चाहते हैं उसको जरा फोकस में लाऊंगा, एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग द अदर पार्ट एज वेल. तो द फर्स्ट थिंग, द पर्पस वी हैव टू डिफाइन, कि रीजनेबली सिक्योर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या मेरे डेटा के लिए जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, क्या उसको वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा. दैट्स वन एस्पेक्ट. द यूज ऑफ ओपन सोर्स टूल्स फॉर द restricted purposes. तो क्या कोई मैं ऐसा कुछ सेंसिटिव डेटा तो प्रोसेस नहीं कर रहा जिसको शायद ओपन सोर्स में अगर मेरा फेथ जरा कम हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स IOCs, तो वो उसको अफेक्ट करेगा. सो इसका आंसर जो है वो मैंने पहले आपको बताया कि वो क्लासिफिकेशन में है. अगर हम क्लासिफाई करते हैं डेटा को बेस्ड ऑन इट्स पर्पस एंड यूज एंड एप्लीकेशन, एंड देन वी ट्राई टू सी कि जी वो जो डेटा हमने क्लासिफाई किया है उसके अगेंस्ट जो क्लासेस हमारे पास बनी है, क्या उन क्लासेस को जो भी हम प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं उनके बीच में कोई रफ्त बनता है, उसकी कोई हमारे पास IOCs एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती. इसकी क्लासिक एग्जांपल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की के कॉन्टेक्स्ट में हम लेते हैं, प्रोप्राइटरी वर्सेस ओपन सोर्स. इसमें लिनक्स वर्सेस हमारे पास जो नॉन प्रोप्राइटरी OS है, देयर आर बोथ साइड ऑफ आर्गुमेंट्स कि जी ओपन सोर्स जो है OS इज सिक्योर वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट. तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स अपनी जगह मौजूद हैं कुछ UI के कॉन्टेक्स्ट में. लेकिन अगर हम सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट से इसको एनालाइज करें तो देखें, विंडोज एस्टैब्लिश को हमारे पास क्वांटिटेटिव नंबर्स उस तरह से मौजूद नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हैक होने वाली मशीन्स जो थी क्या वो विंडोज बेस्ड थी या लिनक्स बेस्ड थी. देयर इज कुछ वेग क्वांटिफिकेशन जरूर मौजूद है, लेकिन उसमें कोई इतनी वैलिडिटी नहीं थी, लिहाजा उसको मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया. लेकिन अगेन जो बेस है आर्गुमेंट का कि हमारे पास जितने भी फॉर एग्जांपल डेटा ब्रीचेस होती हैं, तो वो सर्वर्स के ऊपर जो मशीन्स यूज की जा रही होती हैं, तो उस पे भी कुछ ना कुछ इसी किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं, जिसके तो क्या वो मेजर सोर्स है डेटा ब्रीच का. इज दैट द पॉइंट ऑफ कंप्रोमाइज वी शुड बी कंसिडरिंग, एंड उसकी बेस पे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लास ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को या क्लास ऑफ सिस्टम्स को हम डिस्करेज करें. I don't think so. That's a very constructive argument to support, because उसको वैलिड उसको बैक करने के लिए कुछ हमारे पास डेटा नहीं है. बिकॉज जब भी कोई डेटा ब्रीच हुआ है उसमें जब भी हमारे पोस्ट इंसिडेंट कोई एनालिसिस रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें हम देखते हैं कि देखो दे आर वेरिएबल फैक्टर्स. समटाइम्स इट इज OS बेस्ड वल्नरेबिलिटी, और कुछ बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि हमारे पास कोई सिस्टम या नेटवर्क बेस्ड वल्नरेबिलिटीज की बेस पे या कोई डिजाइन आर्किटेक्चर की बेस पे या फिर पुअर एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बेस पे हमारे पास डेटा ब्रीचेस होती हैं. लेकिन जो फ्रेमवर्क बेस्ड डेवलपमेंट है उसमें हमने ये एक चीज कॉमन देखी है कि अगर हमारे पास कोई फ्रेमवर्क्स कंप्रोमाइज होते हैं, उसका एक वर्जन कंप्रोमाइज होता है, तो जो हमारे पास कम्युनिटी है ये एक पावर जरूर है. जिस तरह से ओपन सोर्स कम्युनिटी काफी एक उनके बीच में रब्त है, उसमें उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन है, इसी तरह से एक हैकर्स की कम्युनिटी में भी उसी तरह से एक कोऑर्डिनेशन मौजूद है. सो दे शेयर दैट इंफॉर्मेशन कि अगर एक वल्नरेबिलिटी रिलीज होती है, फॉर एग्जांपल वर्जन 5 की फॉर प्लेटफॉर्म एक्स, तो दे शेयर दैट इंफॉर्मेशन कि ये वर्जन 5 ऑफ प्लेटफॉर्म एक्स जो है वो कहाँ पे चल रहा है, और ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है वो वहां पे हमें एक हमें एक्सेस पॉइंट दे देगा या हमें एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करके दे देगा. तो दे शेयर दिस इंफॉर्मेशन. सो इसका ताल्लुक जो है अगेन प्रोप्राइटरी में हमारे पास, क्योंकि वो कंपनी उसको बैक कर रही होती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस भी आती हैं. ओपन सोर्स वाली साइड पे यह है कि हमारे पास कम्युनिटी जरूर है, लॉट ऑफ शेयर इन्फॉर्मेशन,
लेकिन अगेन बिकॉज देयर इज नो लायबिलिटी ऑन द लीगल साइड फॉर विच विल बी क्लेमिंग दैट लायबिलिटी, तो ये एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है इसको एनालाइज करने का। तो प्रोप्राइटरी वाले केस में हमारे पास इंसिडेंट ज्यादा रिपोर्ट भी होते हैं बिकॉज हमने वो क्लेम करना होता है, हमने सपोर्ट लेनी होती है, लेकिन ओपन सोर्स वाले केस में वी जस्ट टेंड टू स्टे क्वाइट और टेंड टू बेसिकली engage the community based on its need to know या need to engagement basis पे। So that's another aspect। एक तो ये भी ओपन सोर्स में प्रॉब्लम ये भी है होता है कि हम ये समझते हैं कि बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ओपन सोर्स कम्युनिटी में, तो ये सिक्योर ही होगा। उसका एक नुकसान ये भी है कि फिर हर कोई ये समझ रहा होता है कि दूसरा कोई इसको सिक्योर कर रहा होगा, लिहाजा उसकी नजर से वो शायद उसकी नजर में इतनी वो बारीक बीनी से हम उसको देखते नहीं है। So there are both sides which has an effect on this। और हमें अगर अगेन डिस्कशन को जब हमने शुरू में बात की कि हमें ये इस बात पे लिंक करना पड़ेगा कि हमारा पर्पस क्या है। तो अगर हम पर्पस रखते हैं किसी क्लासिफाइड रिस्ट्रिक्टेड डेटा की या पर्सनल डेटा की बेस पे, तो फिर हमें शायद कंट्रोल्स जो हमें अपने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के साथ कुछ एडिशनल लेयर ऑफ कंट्रोल्स डिप्लॉय करने की जरूरत होगी। वो शायद वो लाजमी नहीं है कि वो प्रोप्राइटरी ही कंट्रोल्स होंगे। देयर आर लॉट ऑफ ओपन सोर्स कंट्रोल्स या ओपन सोर्स टूल्स जो कि हम डिप्लॉय कर सकते हैं विद इन आवर फ्रेमवर्क या अक्रॉस अराउंड आवर फ्रेमवर्क। So this is another discussion. So I'll come to the second half, how open source community is basically helping the cyber security or cyber security, the cyber security technologies and the skill set in fact। तो उसमें अगर हम देखें तो मेजॉरिटी 80 to 90% ऑफ द टूल्स की जो फाउंडेशन है वो ओपन सोर्स में मौजूद है। अगर आप अक्रॉस देखना चाहते हैं, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स जो कि अवेलेबल है, और दे आर कंट्रीब्यूटिंग उनकी जो एक्सेस है, उनकी विजिबिलिटी है, उनकी फंक्शनैलिटी है, दे आर पार विद द प्रोप्राइटरी टूल्स। ऑब्वियसली उसमें फर्क जरूर है क्योंकि वो कॉस्ट बेस होते हैं, लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें जो स्किल डेवलपमेंट में, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ओपन सोर्स में एग्जिस्ट करते हैं। दे आर हेल्पिंग विद वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, रिस्क प्रोफाइलिंग, रिस्क मैनेजमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो उस एंड पे भी हमारे पास बहुत सारे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स भी मौजूद हैं, टूल्स भी मौजूद हैं। अब अगेन जो पहली हमने बात की थी कि आर दीज टूल्स आर गुड इनफ टू बी यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी एंड टेस्टिंग पर्पसेस? वेल, यहाँ पे भी दोनों आर्गुमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं कि बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमारे लिए टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, अगर हम उनको ट्रेस बैक करें तो ऑब्वियसली वो ओपन सोर्स जरूर है और कम्युनिटी भी है, बट उसके पीछे जो आपको कोर टीम कहीं से नजर आएगी तो वो नेशन किसी एक नेशन के साथ उनकी एसोसिएशन होगी, और देयर आर एविडेंसेस के दोस टूल्स हैज बीन यूज्ड फॉर डेटा हार्वेस्टिंग के लोग। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग का एक फ्रेमवर्क है और इसी तरह से मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग का एक फ्रेमवर्क है। अब वो ओपन सोर्स में मौजूद है, यूज किया जाता है, लेकिन उसके एविडेंसेस एस्टैब्लिश मौजूद हैं कि जहां से कि जो भी एप्लीकेशन टेस्ट की जाती है उसके जो भी डिटेल्स हैं वो जो फ्रेमवर्क है वो एक एक्स सर्वर को भेजता है, राइट। तो अगर आप उसको प्लग ऑफ करने की कोशिश करें तो पार्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ द फ्रेमवर्क इज नॉट अवेलेबल। सो इसकी भी हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। तो ये पहले बात हो चुकी कि जी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में मींस दैट एवरीवन एंड एनीवन कैन इंस्पेक्ट द ओपन सोर्स, लेकिन उससे पहले उसका फिर डाउन साइड क्या होगी कि वो मैनी आईज का जो एडवांटेज भी है और वो डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि उसमें शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है। तो फिर देन हु इज एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर दैट। फॉर स्पेसिफिकली मैं ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, बिकॉज हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी इफ देयर इज अ डेटा ब्रीच? Will the community will take the responsibility, या फिर जो डिप्लॉय कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो ऑब्वियसली बिकॉज जो डेटा कस्टोडियंस हैं वो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो फिर डेटा कस्टोडियंस बिकॉज बीइंग ऑन द कॉन्शियस साइड दे मेक द डिसीजन कि हमने वो टूल यूज करना है जो कि रीजनेबली सिक्योर होगा विद द गिवन एनवायरनमेंट, और उसके अराउंड हम एक्स्ट्रा टूल भी लगाएंगे। इसमें हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे मौजूद हैं जिसमें हमारे पास बग्स मौजूद थी सिस्टम्स में, जिस तरह से ओपन एसएसएल है, ओपन एसएसएल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसएसएल प्लस टीएसएल यूज्ड फॉर द वेब सर्वर्स, लेकिन जब उसको हमने देखा
इंसिडेंट डेटा ब्रीच हुआ, जब हम देखा तो ये एक ओपन सोर्स की वल्नरेबिलिटी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे सर्वर्स, ये सिस्टम्स अफेक्ट हुए। और इसको अगर हम कंपेयर करें किसी प्रोप्राइटरी इंसिडेंट के साथ, तो ऑब्वियसली वो स्केल और उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफरेंट होगी, बट द इम्पैक्ट इज अगेन देयर। एंड इस तरह से एज इस बेसिस पे ये अगेन दिस होल आर्गुमेंट इज एक्चुअली गोइंग बैक टू द जो इनिशियली बात हुई थी कि व्हाट इज द पर्पस, और पर्पस में अगेन जो डेटा कस्टोडियन है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इस डिस्क्लेमर को कैसे ट्रीट करता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के उसको मैं आपके डिस्कशन से रिलेट करूं, द सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड एज इज विदाउट वारंटी ऑफ एनी काइंड, express are implied, included, but not limited to the to the warranties and so on and so forth. अगर हम इसको कंडेंस करें एक दो अल्फाज में, तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर है कि वो ये खुद देखे कि उसका फिट फॉर द पर्पस है कि नहीं है। और शुरू में मैंने आपको बात वहीं पे आपके साथ डिस्कस की कि देखिए इट इज अगेन ऑन द पर्पस, और पर्पस डिफाइन करेगा इन कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के टर्म्स में डिफाइन करूं, तो वो बेसिकली डेटा ही डिफाइन करेगा, और डेटा की क्लासिफिकेशन से हमें पर्पस ज्यादा क्लियर होगा कि क्या उसको हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वो वहां से हमें एक रीजनेबल जस्टिफाइबल ग्राउंड मिलेगा, जिसकी बेस पे एक अच्छा डिसीजन हो सकेगा कि अगर मेरे पास डेटा है ही सारा पब्लिक नेचर का, उसको मैंने क्लासिफाई किया है, बड़े क्रिटिकली देखा है, और डेटा मेरा है ही पर्पस पब्लिक क्लास का, और उसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड क्लास का नहीं है, कोई पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं शायद एक बेटर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ ओपन सोर्स पे ट्रस्ट कर पाऊंगा, और मैं ऑब्वियसली साथ कोई अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स भी डिप्लॉय करूंगा। लेकिन अगर मेरा डेटा जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल नेचर का है, तो फिर मुझे ज्यादा कंट्रोल्स लगाने की जरूरत है। मैं इसकी एग्जांपल ये देना चाहूंगा कि देखें हमारे पास जो सीम के टूल्स हैं जो कि सॉक एनवायरनमेंट में यूज होते हैं, उनके पास अप्रोक्सीमेटली पूरे नेटवर्क की सिस्टम्स की एप्लीकेशंस की एक अवेयरनेस होती है, जिसको हम कहें कि इस मेजर चंक ऑफ साइबर सिचुएशनल अवेयरनेस टूल्स, राइट। तो उसमें हमारे पास एक तरफ तो हमारे पास IBM या प्रोप्राइटरी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके टूल्स हैं, जिनके लाइसेंसेस जो हैं वो पर लॉग एंट्री आता है। अगर फॉर एग्जांपल 10 सेंट्स वो चार्ज कर रहा है पर लॉग एंट्री, या 5 सेंट्स या लेस देन इवन 10 सेंट्स पर 100 लॉग्स वो चार्ज कर रहा है, तो उनका जो लाइसेंसिंग फी है वो $40,000 to $50,000 ईयर तक चली जाती है, या उससे भी ज्यादा चली जाती है बहुत सारे केसेस में, बिकॉज जितने आपके एंड पॉइंट ज्यादा होंगे, जितने आपके लॉग्स एंट्री ज्यादा होंगी, उतना आपका वो आपको बिल करेंगे, राइट। तो पर इवेंट लॉग वो करते हैं। उसके मुकाबले अगर हम ओपन सोर्स को देखें, तो वो इट इज कम्प्लीटली फ्री, और वही तकरीबन पर्पस हमें बेसिक दे रहा है, लॉग कलेक्शन दे रहा है, उसके अंदर सर्चिंग भी है, उसके अंदर कोरिलेशन भी है, उसके अंदर इवेंट भी है, हमें अलर्ट्स भी जनरेट करके देता है, और फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री की हमें उसकी बेस पे हमें सॉक सर्विसेज भी मिल जाती हैं। तो उसमें हम इवेंट्स को कोरिलेट भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस देन? डिफरेंस जो है वो टेक्नोलॉजी की स्केलेबिलिटी का है, दैट्स नंबर वन। और दूसरा ये है, फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स में मुझे शायद खुद कंट्रीब्यूट करने पड़े, इवेंट्स को खुद से स्क्रैच से कोरिलेट करना पड़े, लेकिन कुछ टूल्स ऐसे हैं जहां पे वो अच्छी विजिबिलिटी भी है। अगेन जो प्रोप्राइटरी बेस्ड सॉल्यूशंस है, उसमें शायद पहले से ही कुछ 500-700,000 जो है इवेंट्स डिप्लॉय हुए या कोरिलेट हो चुके, मतलब इसके अंदर पहले से मौजूद हों। अगेन जो डेटा, बिकॉज उसके पास मेरे पूरे नेटवर्क की विजिबिलिटी है। अगर आप देखें इस वक्त फॉर एग्जांपल वन ऑफ द टूल्स जो कि ओपन सोर्स कम्युनिटी में यूज किया जा रहा है, सिक्योरिटी ओनियन उसका नाम है, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं उसके अक्रॉस द वर्ल्ड, और उस टूल के पास उस नेटवर्क पे जहां पे डिप्लॉय किया जाता है, उसकी बहुत सेकंड और थर्ड डिग्री की इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है फॉर एनी नेटवर्क। सो आई मीन द पर्पस इज इस एग्जांपल का मकसद ये है कि देखिए ये नहीं है कि हम इतने क्रिटिकल लेवल पे भी ओपन सोर्स नहीं यूज कर सकते, आप कर सकते हैं। अगेन वो डिफाइन करेगा कि आपकी एनवायरनमेंट क्या है। अगर आपकी एनवायरनमेंट है और आपने उसका डिजाइन ऐसा रखा हुआ है जहां पे आप अपने आप को रीजनेबली सिक्योर समझते हैं कि आपका जो क्रिटिकल डेटा है वो अगर ओपन सोर्स के पास जा रहा है और उसको आपने वेरीफाई किया है कि वो कहीं से डेटा लीक नहीं हो रहा है, या उसके अंदर कोई इनहेरेंट वल्नरेबिलिटी नहीं है, या कोई ऐसा जीरो डे है
जिसकी वजह से, बिकॉज अल्टीमेटली देखें अगर प्रोप्राइटरी लेंगे, अगर कोई इंसिडेंट होगा तो लॉज एग्जिस्ट करते हैं, जो कि लॉज जो कंपनीज को समहाउ किसी लेवल पे बाउंड करेंगे, उसकी कंसेंट मैनेजमेंट पे भी या कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट पे भी। लेकिन ओपन सोर्स में it is the total responsibility of the data custodian ke he is choosing that platform, so he had to employ the due diligence in that purpose. So due diligence, again, it has to be based on some rationale. Again, अंग्रेजी का मुहावरा है कि there is nothing like a free lunch, so there is always a cost, और जो cost mostly जो cost होती है वो again data ही होती है, और what is the cost of responsibility for choosing a tool जिसमें मैं किसी ऐसे नेटवर्क में इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे ऐसे नेटवर्क बेस्ड टूल्स हैं जो कि हमें नेटवर्क मॉनिटरिंग प्रोवाइड करते हैं, और उन नेटवर्क टूल्स के पास बहुत अच्छे लेवल की हमारे पास विजिबिलिटी होती है हमारे नेटवर्क्स की, जो शायद हमारे पास एज अ यूजर या एडमिन ना हो। फॉर एग्जांपल मेरे नेटवर्क्स पे कितने यूजर्स इस वक्त लॉग इन है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका ट्रैफिक बिहेवियर क्या है, उनका ट्रैफिक पैटर्न क्या है, what sort of a protocol behavior they are generating। और फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक यूजर को प्रोफाइल करना चाहूँ तो मैं उसकी ट्रैफिक, तो शायद एज एडमिनिस्ट्रेटर मेरे पास वो इंफॉर्मेशन एज अ ह्यूमन ना हो जितनी उस टूल के पास होगी। अब वो टूल जो है क्या प्रोप्राइटरी है, तो उसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एक दैट्स वन एस्पेक्ट। और जो ओपन सोर्स टूल है और उसको मैं डिप्लॉय करता हूँ, तो क्या व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ मिसयूज ऑफ दैट डेटा अगेंस्ट माय यूजर्स। अब देखें, हैव यू इम्प्लीमेंटेड ओपन वास इन केपीआईटी? ओके जी देखें, ओपन वास जो बाकी नेटवर्क के टूल्स हैं केपीआईटी बोर्ड के अंदर, तो शायद हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसको हम एक्सेसिवली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे पास अपने पास जो है वो सीम और सॉक टूल्स डिप्लॉयड है। हमने अपने जो लैब है वहाँ पे हमने सिक्योरिटी ओनियन को भी डिप्लॉय किया हुआ है। हमारे पास एलियन वॉल्ट की डिप्लॉयमेंट भी है ओपन सोर्स वाले एडिशन की। और हमारी जो लैब है उसके अंदर हमने 30-40 VMs तैयार की हुई थी। कोविड से पहले हमारे फिजिकल वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, वेब की, मोबाइल की और नेटवर्क पेन टेस्टिंग की। उसमें जितने भी टूल हम पिछले 2 सालों से यूज कर रहे थे वो सारे ओपन सोर्स थे। और सिर्फ टेस्टिंग के लिए कुछ टूल्स को हमने यूज किया था जो कि शायद प्रॉपर्टी थे, बट मोस्ट ऑफ द टूल्स जो कि हम ट्रेनिंग में तकरीबन 100% ऑफ द टूल्स वर ओपन सोर्स टूल्स। और उसके अराउंड कंटेंट और करिकुलम भी हमने अपना ही बनाया हुआ था। उसके अंदर जो टेस्ट केसेस भी बनाए हुए थे वो भी सारे हमने ओपन सोर्स कम्युनिटी को, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को ही यूज करके बनाया हुआ था, रादर हम एक प्रॉपर्टी टूल लें और उसके अराउंड एक कंटेंट बनाए। राइट, ठीक है। ये अपने एनवायरनमेंट में था, लेकिन हमारे पास क्योंकि हमारे पास डेटा सेंटर या कोई इस तरह की एक वाइडर प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हमें नॉक को मॉनिटर करना पड़े, लिहाजा उस तरह के टूल हमने डिप्लॉय। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर।